नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात उन खतरनाक पलों की जब परमाणु युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंच चुका था। बस एक मिसाइल हमले ने तीसरा विश्व युद्ध फिक्स कर दिया था। पुतिन ने भी न्यूक्लियर बटन पर हाथ रख दिया था, लेकिन बटन को दबाने से पहले ऐसा क्या हो गया कि व्लादिमीर पुतिन पीछे हट गए? रूस की सीक्रेट एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट का एक ईमेल लीक हुआ जिसमें मॉस्को टू पेरिस परमाणु कॉल की फुल डिटेल मौजूद है। क्या सच में पुतिन का परमाणु बम बागी हो गया? हकीकत आखिर क्या है? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज आप जरूर देखें। ठीक ऐसे ही धमाकों का ब्लूप्रिंट पुतिन की सीक्रेट न्यूक्लियर फाइल में तैयार है। दावा है कि पुतिन की वो सीक्रेट फाइल लीक हो गई है। दावा है कि इस फाइल में रूस के परमाणु तहखाने का ब्लैक चैप्टर है। दावा तो यहां तक है कि इस फाइल में उन सभी तारीखों का ब्यौरा है जिस दिन बाल बाल बच गया परमाणु युद्ध। अगर उन तारीखों में से एक तारीख को भी पुतिन ने अपने जगत खोल लिए होते तो यूक्रेन पर आसमान से परमाणु बम का कहर बरपा होता। अगर उन 4 तारीखों में से किसी एक भी दिन पुतिन परमाणु बम का बटन दबा दिए होते तो कुछ ऐसी विध्वंस वाली तस्वीर दुनिया के सामने आती। Уважаемые товарищи, उस दिन रूस की परमाणु बम से लोड हुई मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाते आसमान को अपनी आग से जलाते हुए यूक्रेन की ओर बढ़ चली होती। यूक्रेन के आसमान में सर्वनाश का शोर गूंज उठता और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर ठीक वैसी होती जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। रूस की सीक्रेट एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एक अंडरकवर एजेंट की एक ईमेल लीक हुई है। जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसमें रूस के एटम बम और पुतिन के परमाणु युद्ध की प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा है। रूस के सीक्रेट एजेंट की लीक हुई ईमेल में दावा किया गया है कि परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब परमाणु युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंच गया था। रूस की सीक्रेट एजेंसी को भी लगने लगा था कि पुतिन अब परमाणु बम का बटन दबा देंगे। रूस के इस एक मिसाइल हमले ने दुनिया के सुपर पावर के बीच युद्ध फिक्स कर दिया था। वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई थी, लेकिन पुतिन के परमाणु बम वाले खौफ ने तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया। दावा है कि ऐसा मौका एक बार नहीं कई बार आया। लीक हुई ईमेल में कुछ तारीखों का भी जिक्र है। 4 मार्च 2022, 17 मार्च 2022, 21 मार्च 2022, 12 अप्रैल 2022,
वो तो खैर मनाइए कि ये तारीख यूक्रेन युद्ध के इतिहास में काली तारीख नहीं बनी, नहीं तो रूस की इस एक मिसाइल हमले ने दुनिया के सुपर पावर के बीच युद्ध फिक्स कर दिया था। वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई थी, लेकिन पुतिन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो तीसरा विश्व युद्ध टल गया। परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है। क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। रूस के सीक्रेट एजेंट के लीक हुए ईमेल के मुताबिक पुतिन के हाथ परमाणु बम के बटन तक पहुंच गए थे, लेकिन उसे दबाने से पहले पुतिन बहुत ही डर गए थे और यूक्रेन पर परमाणु हमला बाल बाल बच गया। रूस का ये सीक्रेट एजेंट कौन है जिसके ईमेल ने दुनिया में सनसनी मचा रखी है? ये ईमेल किसे भेजा गया था? इसमें रूस के परमाणु बम और पुतिन के किस खौफ का जिक्र किया गया है? ये सब तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस से जुड़ी वो खबर जान लीजिए जिसने पुतिन के परमाणु चरित्र से एक बार फिर पर्दा हटा दिया है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बहुत ही अहम बातचीत को टाल दिया है। दोनों देशों के अधिकारी मिस्र की राजधानी काहिरा में 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक परमाणु निरस्त्रीकरण पर फिर से चर्चा करने वाले थे। इसे मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते निलंबित कर दिया गया था, लेकिन रूस वार्ता से पीछे हट गया है। The State Department announced that Russia abruptly canceled the latest rounds of arms negotiations. Is the president planning to reach out to anybody about that? Is there any White House reaction to that? I don't have any, and we were very much looking forward to that because we continue to believe in the importance of New Start. We haven't received, a real solid answer from the Russians as to why they postpone this. We're going to be working through the embassy to try to figure out what happened here, and we'd like to see it get back on the schedule as soon as possible because it's important. It's not just important for our two nations, it's important for the rest of the world. अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि 2011 में प्रभावी हुई थी। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस दोनों को अपने अपने परमाणु हथियारों की तादाद कम करनी थी। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है, जिसमें 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 6500 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास 6,185 हथियार हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया है। 3, 2, 1, द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया से मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है।
यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देनी है, इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है कि धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है। हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लहराएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी के एजेंट का जो ईमेल लीक हुआ है, इस ईमेल में उसने परमाणु युद्ध और पुतिन के खौफ से पर्दा हटाया है। दावा किया गया है कि पहला ईमेल 4 मार्च को लिखा गया, यानी यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के सिर्फ 10 दिन बाद। इस ईमेल को एफएसबी एजेंट ने व्लादिमीर ओसकचिन को भेजा है। व्लादिमीर ओसकचिन रूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो फ्रांस में निर्वासित हैं और भ्रष्टाचार विरोधी वेबसाइट चलाते हैं। दावा किया गया है कि एफएसबी एजेंट व्लादिमीर ओसकचिन के हमेशा संपर्क में रहता है और रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था उसी वक्त अपना गुस्सा व्लादिमीर ओसकचिन को जाहिर कर चुका था, जिसमें सबसे बड़ा दावा किया गया है कि पुतिन को परमाणु युद्ध से डर लगता है। बड़ा सवाल है, पुतिन परमाणु युद्ध से क्यों डरने लगे हैं? क्या पुतिन तीसरे विश्व युद्ध से खौफ खाते हैं? क्या पुतिन को अपने परमाणु बम पर भरोसा नहीं? क्या पुतिन को परमाणु बम की ताकत पर शक है, या फिर पुतिन को मौत का डर सता रहा है? उस सीक्रेट ईमेल में 3 बहुत ही खास वजह का ब्यौरा दिया गया है, जिसके चलते पुतिन परमाणु युद्ध से डरते हैं और वो यूक्रेन युद्ध में कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली वजह, क्रेमलिन का न्यूक्लियर कमांड पुतिन को रेड बटन नहीं दबाने देगा। दूसरी वजह, एफएसबी को रूस के परमाणु बम की ताकत पर शक है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, एफएसबी एजेंट के मुताबिक अपनी मौत का डर पुतिन को रेड बटन दबाने से रोकेगा। क्योंकि अगर पुतिन यूक्रेन पर बड़े परमाणु बम से हमला करते हैं तो यह जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक भी पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। अगर ऐसा हुआ और पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, फिर बाइडेन के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का अलार्म बजने लगेगा। ब्रिटेन में नए नवेले पीएम सुनक लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल बजने लगे या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लास्ट रिजॉर्ट लेटर खोलने की नौबत आ जाए, तो यह परमाणु हमले का डायरेक्ट सिग्नल होता है। अगर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक जैसा खतरा है तो प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर फुटबॉल में खतरे का सायरन बजने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर यूके पर परमाणु हमला होने वाला हो तो पीएम लास्ट रिजॉर्ट लेटर का कोड पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी हकीकत बन जाए तो परमाणु बम का बटन दब जाएगा। दुनिया में रेडिएशन वॉर छिड़ जाएगी। अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल दुश्मन देश को परमाणु बम से खाक में मिलाने के लिए निकल जाएगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद ब्रिटेन के मिसाइल से ट्राइडेंट परमाणु मिसाइल निकलेगी और दुश्मन में परमाणु तबाही लाएगी। इसीलिए दुनिया दुआ मांगती है कि ऐसी नौबत कभी ना आए और शायद पुतिन भी इस दिन से डरते हैं।
व्लादिमीर पुतिन के बहुत से सीक्रेट लीक हो रहे हैं और ये वाला सीक्रेट तो उससे भी खतरनाक है। इस खबर के बाहर आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन का ये सीक्रेट प्लान कुछ ईमेल की शक्ल में सामने आया है और इस सीक्रेट प्लान को किसी और ने नहीं बल्कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एक एजेंट ने ही लीक किया। फिलहाल पूरी दुनिया इस एजेंट को उसके कोड नेम विंड ऑफ चेंज के नाम से जानती है। आखिर इस एजेंट ने व्लादिमीर पुतिन के किस सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश किया, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको 3 देशों पर परमाणु खतरे के बारे में आज जानकारी हाथ लगेगी। रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एक एजेंट की ईमेल लीक। ईमेल के लीक होने से मचा हड़कंप। ईमेल में दफन है राष्ट्रपति पुतिन के राज। पुतिन करना चाहते थे जापान पर हमला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 9 महीने बीत जाने के बावजूद इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। खेरसॉन और डॉनबास के वॉर फ्रंट पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और दोनों ही देशों की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। इस जंग की वजह से यूक्रेन के शहर खंडहर नजर आ रहे हैं। तो जंग में रूस का भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच एक ऐसा पोशीदा राज बाहर आया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस राज के खुलने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि अगर ये हकीकत में तब्दील हो जाता तो दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता था। इतना ही नहीं, तबाही और बर्बादी का जो बारूद यूक्रेन में बरस रहा है वो एशिया में बरस रहा होता और एशिया यूक्रेन से बड़े वॉर जोन में तब्दील हो चुका होता। और इस महायुद्ध में एक तरफ अमेरिका और जापान होते तो दूसरी तरफ रूस और चीन खड़े हुए दिखाई देते। दरअसल न्यूज मैगजीन न्यूज वीक ने एक सनसनीखेज दावा किया है और उसका यह दावा एक ईमेल की शक्ल में सामने आया है। इससे पहले हम आपको ये पूरा माजरा बताएं और इस साजिश के हर पहलू की जानकारी को तफसील से समझाएं। आइए उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये रूस का बेस्टियन मिसाइल सिस्टम है और वीडियो में यह दावा किया गया है कि इस वक्त इसे पैसिफिक आइलैंड में तैनात करने के लिए ले जाया जा रहा है। रूस अपने बेस्टियन मिसाइल सिस्टम से समंदर में 500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। यह वीडियो राष्ट्रपति पुतिन के प्लान का एक अहम हिस्सा है जिसका दावा न्यूज वीक के आर्टिकल में किया गया है। दरअसल रूस ने जिस पैसिफिक आइलैंड पर अपने इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है वो जापान के नजदीक और इस द्वीप के कब्जे को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही रूस और जापान के बीच टकराव चल रहा है। आइए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि आखिर इस वीडियो को दिखाने के पीछे हमारा क्या मकसद है और इस पूरे माजरे की हकीकत क्या है। दरअसल न्यूज वीक के आर्टिकल में यह दावा किया गया है कि यूक्रेन से पहले रूस 2021 में जापान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। ईमेल के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त 2021 में जापान के खिलाफ सैन्य संघर्ष की काफी गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। इस ईमेल में जापान को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे रूसी हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों के बारे में भी तफसील से जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, इस ईमेल में यह भी दावा किया गया है कि इस दौरान रूस की प्रोपेगेंडा मशीनरी जापान को एक नाजी और फासिस्ट देश बता उसके खिलाफ जंग की जमीन तैयार करने में जुटी हुई थी और अपने प्लान के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन कुरिल द्वीप पर कब्जा करने की फिराक में थे। फिलहाल रूस इस आइलैंड चेन के 4 द्वीपों पर कब्जा कर उन पर बैठा हुआ है।
और जापान रूस के इस कब्जे को अवैध मानता है। रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही विवाद चल रहा है। न्यूज वीक के मुताबिक ये ईमेल रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक एजेंट ने रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ऑस्टकिन को भेजा था। ये एजेंट रूस के यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ है। एफएसबी के इस एजेंट ने व्लादिमीर ऑस्टकिन को 4 मार्च से लेकर 17 मार्च 2022 के दरमियान एक नहीं बल्कि कई ईमेल भेजे और व्लादिमीर ऑस्टकिन ने ही ये सारे ईमेल न्यूज वीक को दिए। न्यूज वीक ने इन ईमेल को रूस छोड़कर भागे रूस के एक पूर्व एफएसबी एजेंट को दिखाकर इनमें छिपी हकीकत की पुष्टि करवाई है। व्लादिमीर ऑस्टकिन भी एक रूसी नागरिक है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना के चलते उन्हें रूस छोड़ना पड़ा था और एफएसबी के जिस एजेंट ने ऑस्टकिन को ये ईमेल भेजे हैं उन्होंने उसका कोड नेम विंड ऑफ चेंज रखा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कुरिल द्वीप श्रृंखला है क्या और रूस और जापान के बीच इसके अधिकार को लेकर क्या विवाद चल रहा है। कुरिल आइलैंड चेन जापान के होकाइडो से लेकर रूस के कामचटका प्रायद्वीप तक फैले हुए हैं। ये ओखोटस्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहां 4 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान आज भी कुरिल आइलैंड्स पर अपना दावा जताता है। एक अनुमान के मुताबिक यहां गैस और तेल के अकूत भंडार हैं। चीन भी ये नहीं चाहता कि कुरिल आइलैंड पर जापान का कब्जा हो, लिहाजा अगर पुतिन जापान से जंग शुरू करते तो जाहिर सी बात है कि शी जिनपिंग इस जंग में पुतिन का साथ देते। वैसे भी जिस वक्त चीन का जंगी बेड़ा ताइवान के बहुत करीब युद्धाभ्यास कर रहा था तो चीन की नौसेना ने जापान के करीब सेनकाकू द्वीप को लेकर भी गलत इरादे जाहिर किए थे। जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन चुका है, क्योंकि चीन ने इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध न करके उसका खुला समर्थन किया है और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर जंग हुई तो व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरह शी जिनपिंग की हां में हां मिलाएंगे। इसलिए जापान और चीन के बीच बर्निंग पॉइंट सिर्फ ताइवान ही नहीं, सेनकाकू द्वीप भी बन सकते हैं। सेनकाकू द्वीप ताइवान के उत्तर पूर्व और चीन की पूर्व दिशा में है, जबकि ये जापान के दक्षिण पश्चिम में है। सेनकाकू आइलैंड 8 द्वीप हैं और इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं। 1895 से सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीपों पर दावा करना शुरू कर दिया था। सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। US-2 इस वक्त प्रशांत महासागर में जापान की इमरजेंसी वाली डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, लेकिन नेवी को लेकर जापान और चीन का मुकाबला कहां ठहरता है, अब उस पर एक नजर डालिए। क्योंकि जापान चीन के मुकाबले एक छोटा देश है, लेकिन उसकी नौसेना की ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। ये एक ऐसा वॉर जोन है जहां अमेरिकी नेवी भी चीन को टक्कर देगी। इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जापान पर हमला करने का प्लान लीक हुआ है, वैसे ही जापान ने भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। जापान के अखबार माईनिची की एक खबर के मुताबिक जापान अब अमेरिका के सहयोग से ऐसी मिसाइलें बनाने में जुटा है जिनके जरिए वो 3000 किलोमीटर दूर दुश्मन के बेस पर हमला कर सके।
इतना ही नहीं, फिलहाल जापान अपनी काउंटर स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है और अमेरिका से ऐसे हथियार हासिल कर रहा है जिनका इस्तेमाल वो जंग की सूरत में रूस के खिलाफ कर सके। फिलहाल रूस के रुख को देखकर लगता नहीं कि वो जापान पर हमला करने की गलती करेगा, लेकिन इसको नजरअंदाज कर अगर राष्ट्रपति पुतिन ने फिर भी जापान पर हमला किया तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चीन में जीरो कोविड पॉलिसी ने विद्रोह खड़ा कर दिया है। चीन में कई दशकों के बाद ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में चीन के विद्रोह के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आखिर क्यों चीन की जनता सड़कों पर उतरी है और क्यों कोरोना की मार ने चीन को कहीं का नहीं छोड़ा है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो। चीन को अनलॉक करो। हमें सम्राट नहीं चाहिए। जिंदगी भर रहने वाला शासक नहीं चाहिए। ये चीन के लोगों के वो नारे हैं जो चीन के शासक के खिलाफ लग रहे हैं। और इन नारों और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ ये है चीन की सरकार की प्रतिक्रिया। चीन की आर्मी की बख्तर बंद गाड़ियां, चीन के सैन्य वाहन, और इनको इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि विरोध प्रदर्शन कुचल दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग ने अपनी सेना ही अपने खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए लगा दी है। चीन के बहुत सारे खौफनाक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। हम ये सारे वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या अब शी जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली है। आखिर क्यों अचानक चीन के अंदर इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया है। क्या चीन का महाशक्ति बनने का ख्वाब अब टूट चुका है? इन सारे सवालों के जवाब आपको पूरे आंकड़ों के साथ समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि चीन के लोग आखिर सड़कों पर उतरे क्यों हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे चीन के वो खौफनाक वीडियो जिनको देखकर दुनिया थर्रा गई है। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट हुआ है। दावा है कि ये वीडियो चीन का है, जहां लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि एक सफेद गाड़ी को घेर रखा है और बहुत जोर से गाड़ी को हिलाया जा रहा है। बगावत का ये शोर सुनिए। और अब ये तस्वीर देखिए। ये वीडियो जेम्स मेल विले के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो के आधार पर जेम्स का दावा है कि चीन की जनता सड़कों पर उतरकर अब अपने ही मुल्क की मुखालफत कर रही है। ये एक तस्वीर भी चीन की बताई जा रही है,
जिसमें शी जिनपिंग के चेहरे पर एक सफेद कागज चिपका दिया गया है। सफेद रंग को इस वक्त चीन में विद्रोह का प्रतीक बताया जा रहा है। ये वीडियो इजराइल की एक न्यूज वेबसाइट में कॉलम लिखने वाली पत्रकार एमिली के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें वुहान की है, वही वुहान जिसके बारे में कहा जाता है कि चीन के इसी इलाके से कोरोना पूरी दुनिया में फैला। ये वीडियो भी एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ही डाला गया है। दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो चीन के शिनजियांग प्रांत का है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग शी जिनपिंग का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बर्बरता हुई। पहले सुरक्षा बलों ने एक शख्स के साथ जमकर धक्का मुक्की की और बाद में एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ भी बदसलूकी हुई। अगर वीडियो के आखिरी के पलों को देखें तो साफ है कि सुरक्षा कर्मियों ने रिकॉर्ड कर रहे मोबाइल पर झपट्टा मारा। इस तरह चीन के अंदर जिनपिंग के खिलाफ पैदा हो रहे विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये तस्वीर देखिए जो कि किम नाम के एक वेरीफाइड अकाउंट से शेयर की गई है। ये वीडियो चीन की फॉक्सकॉन कंपनी का बताया जा रहा है। फैक्ट्री के कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के बीच पूरा युद्ध चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शिनजियांग प्रांत का है। और ये तस्वीर देखिए, एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से पोस्ट हुए इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने कोविड टेस्ट बूथ को ही गिरा दिया है। अब आखिर चीन के अंदर ये हंगामा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? दरअसल वजह है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भी चीन का ही है, जहां पर एक अपार्टमेंट में कोरोना के केस निकलने के बाद अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर लोहे की सलाखें लगाकर पूरा अपार्टमेंट ही वेल्डिंग करके सील कर दिया गया। चीन में मीडिया प्रतिबंधित है, लेकिन कई ट्विटर हैंडल्स की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस तरह के अपार्टमेंट्स में बंद लोग भूख से तड़पते हैं और फिर बचने के लिए अपार्टमेंट की छतों से ही छलांग लगा देते हैं। दरअसल चीन के अंदर भड़के विरोध प्रदर्शन की अहम वजह ये है। शिनजियांग की राजधानी उरुमकी में एक बंद इमारत के अंदर आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। इमारत के अंदर से आ रही आवाजें खौफनाक और भयानक हैं। कुछ ट्विटर हैंडल पर दावा किया जा रहा है कि ये उसी जली हुई इमारत का वीडियो है। इस तरह की वीडियो चीन के अंदर वायरल हुए, जिसके बाद पूरे शिनजियांग प्रांत में जमकर हंगामा और विरोध हुआ। चीन में 27 नवंबर को 40,000 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। पूरे चीन में कोरोना विस्फोट हो चुका है। दरअसल इस विद्रोह को समझने के लिए चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को भी समझना होगा। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के अनुसार अगर किसी भी फैक्ट्री में कोरोना का कोई भी केस सामने आता है तो वहां के कर्मचारियों को उसी फैक्ट्री के अंदर ही बंद कर दिया जाएगा। चीन की फॉक्सकॉन कंपनी जो फोन बनाती है, वहां इसी तरह मजदूरों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद भयंकर हिंसा भड़क उठी थी। ऐसी स्थिति में मजदूर अपने घरों को नहीं जा पाते थे और वो फैक्ट्री से भागने की कोशिश करते हैं। खबर ये भी है कि इन्हीं वजहों से चीन के अंदर अब मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया है और यही वजह है कि चीन की ग्रोथ रेट लगातार कम हो रही है। साल 2016 में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% थी, लेकिन इस साल सितंबर के महीने में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 3.9 हो गई है। जिस तरह का हाल चीन में है, दावा ये किया जा रहा है कि अब चीन 2.5% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ रेट से विकास नहीं कर पाएगा। चीन के निर्यात में जबरदस्त गिरावट हुई है। चीन पूरी दुनिया का 25% माल बनाता है। अगर चीन के अंदर मजदूरों की वजह से औद्योगिक विकास इसी तरह ठप होता रहा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका जबरदस्त असर पड़ जाएगा। चीन में इस वक्त बेरोजगारी चरम पर है। चीन में 18 से 24 साल की उम्र के युवकों के बीच बेरोजगारी की दर 18% हो चुकी है। चीन में 25 लाख से ज्यादा लोगों ने सिविल नौकरियों के लिए आवेदन किया है, जिसे अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। यानी एक तरफ चीन बुरी तरह से फेल साबित हो रहा है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी को भी लागू करने पर अड़े हुए हैं। शी जिनपिंग ने भले ही पार्टी पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए 10 सालों के बाद अपना तीसरा कार्यकाल भी पक्का कर लिया है, लेकिन अब चीन के अंदर लोग नारे लगा रहे हैं कि चीन के आम लोगों को पूरी जिंदगी रहने वाला सम्राट नहीं चाहिए।
ऐसी स्थिति में अब शी जिनपिंग के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है और उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया है और ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया में अब वायरल हो रही हैं। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसी ही गिरावट जारी रही तो अमेरिका को पीछे छोड़कर महाशक्ति बनने का चीन का ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।